हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर काफी दिनों से नहीं आया है, सो उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और इससे एक आइडिया लग जाएगा भैया कि किस तरीके से आपका पेपर होगा, क्योंकि ये नए पूरे सिलेबस पर एक नया पैटर्न पर तैयार किया गया पेपर है भैया, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रश्न होंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें क्या है आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएगी। और हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि आज का जो पेपर है ना भैया, उसका पैटर्न थोड़ा क्या है, टफ है। हमने टफ थोड़ा रखा है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि वहाँ पर हर एक पेपर आसान ही नहीं होता है। अब हर एक पेपर की मतलब की बात कर ले भैया, वो इसलिए क्योंकि हर साल 5 से 7 सेट बनते हैं और उनमें से बच्चों जनरली ऐसा देखने को मिला है हर साल कि 4 से 5 सेट एकदम आसान होते हैं। एकदम आसान का मतलब इतना कि हर एक स्टूडेंट कर लेता है, ठीक ठाक रहता है। बट अगर बात कर लें तो 2 से 3 सेट इतने टफ होते हैं कि 70 में 35 से 40 नंबर का करना भी मुश्किल हो जाता है। यानी सब आते रहते हैं बट थोड़ा क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इधर उधर मतलब बहुत डिफिकल्ट बना दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो पढ़ा है वो तो कर ही लेगा, लेकिन हाँ जो एवरेज है भाई, मतलब ये कह सकते हैं जिनकी पढ़ाई केवल ठीक ठाक है, नाम मात्र की है, तो उनका तो भैया पसीना छूट जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा टफ रखा है ताकि आपको पहले से ही पता रहे भैया, आप तैयारी में रहें, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा भैया सेम पैटर्न आपका यही होगा। यहां पर बच्चों आपका रोल नंबर आपको फिल करना होगा, ऐसे करके जो कुछ भी है डाल देंगे, वहां पर दिया रहेगा। नाम यहां पे भैया, ठीक है, नाम क्या रखेंगे, लड़की हैं जलेबी बाई, है ना, नहीं तो चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, सब में यही नाम लिखना है। अरे नहीं बबुआ, अपना नाम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये तो पृष्ठों की संख्या देगा, ये सेट नंबर दिया रहेगा, ये आपको कॉपी में भरना भी होता है भैया। ठीक, सारी चीजें ये तो 347 AL ऐसे करके, तो 346 XA, 345 BA ऐसे करके आपका रहेगा। 2025 का रसायन विज्ञान का ये भैया आपका पेपर है और ये नए पैटर्न पर आधारित है। आपको बोल दिया पहले भी कि एकदम न्यू पैटर्न पर ये बेस्ड है क्वेश्चन पेपर। पूर्णांक रसगुल्लों आपका 70 का रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर भाई आपका समय वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक, तो आपके ध्यान देना, ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे बच्चों। ये आपके बेसिक से इंस्ट्रक्शन की समय 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का ये वक्त आपको दिया जाएगा। नोट में बोल देगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होगा केयरफुली, वो इसलिए ताकि जितने भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप आराम से उनको समझ सकें, जिससे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। दूसरा है कि भैया गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, मतलब जहां जैसा कहा जाए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये सब निर्देश आपको दिया रहेगा कि आपको केयरफुली पहले पढ़ लेना है। ठीक, उससे होता क्या है, फायदा ये है, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पेपर पाए फटाक से शुरू हो गए। ये काम आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा वक्त लेना है। भाई 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के भाई अंदर उस समय बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, ऐसे दिल धक धक करता रहता है ना, धक धक करने लगा मोरा जियरा जरने लगा, क्योंकि वहां पर हर एक स्टूडेंट यही सोचता है पेपर कैसा होगा, क्या बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आएंगे, हमारी तैयारी ही नहीं ठीक हुई है, कैसे होगा, क्या हम पास हो जाएंगे। तो ये सारी आपकी मतलब बहुत सारी विचारधाराएं आपके मन में उमड़ रही होती हैं। तो पहले जब 15 मिनट में पेपर को आप पढ़ लोगे, धीरे धीरे जो धड़कनें हैं ना वो अपने मतलब नॉर्मल कंडीशन में आने लगेंगी। फिर आपको लगेगा हाँ यार पेपर तो ठीक है, फालतू का टेंशन लेकर बैठे हैं। ठीक, दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, सब आएगा, है ना, सब आएगा, कोई नहीं छूटेगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सब हो गया बबुआ। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखिएगा पहला प्रश्न शुरुआत होता है बच्चों पहले प्रश्न का। ठीक, पहला प्रश्न है
कि भाई पहला जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिख देना है। ठीक, पहला है बबुआ कि Fe है। Fe बोले तो आयरन क्या है? S ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व है या फिर F ब्लॉक का। तो भैया S और P ब्लॉक तो वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, गायब है। ठीक, तो और D और F ब्लॉक बचा है। तो भैया अगर हम बात करें D ब्लॉक का जो तत्व होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, ये संक्रमण तत्व। ठीक, और F ब्लॉक का अंतः संक्रमण तत्व। ठीक, और F ब्लॉक के अंतर्गत तो आपके कौन आते हैं? F ब्लॉक में तो भैया लैंथेनाइड आता है और भाई दूसरा एक्टिनाइड। कौन सा? एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड इसमें आते हैं, बाकी बचा हुआ है तो डी ब्लॉक का तत्व। तो भैया ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी आयरन डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं रसगुल्लों। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? ध्यान पूर्वक देखिएगा बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है? मैक्सिमम कह रहा है कि भैया अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व है? 3d3 4s2 या फिर 3d5 4s2 या फिर 3d5 4s1 या फिर 3d6 4s2। देखिए अगर ऐसे में तो नहीं समझ में आएगा। अधिकतम ऑक्सीकरण दर्शाने वाला मैग्नीज होता है Mn, और Mn के भैया बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है कि ये 4s2 और 3d5 होता है ये। और ऐसा किसमें दिख रहा है? तो भैया 4s2 तो इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3d5 तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये है। तो भैया यही वाला क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? आपका मैग्नीज है। इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सामने है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बबुआ, आगे देखते हैं भैया आगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अचानक शून्य हो जाएगा, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। देखिए किसी भी गैल्वेनिक सेल की बात कर लें तो गैल्वेनिक सेल में अगर लवण सेतु को हटा लिया जाए तो लवण सेतु को हटा देने पर भैया उसका जो वोल्टेज होता है वो अचानक से गिर जाता है, यानी अचानक से एकदम से शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सब आसान है भैया, इसीलिए कहते हैं बस थोड़ा सा मेहनत करना है और कुछ नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइम बच्चों मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बस आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बिना भाई कह देना कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, पता चले एक बार दो बार में भाई अरे छोड़ो यार बंद करो, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। अगला है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। भैया मानक हाइड्रोजन का आपको बताया था आवर्त, मतलब जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी बता रहे थे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 होता है, बताया था। विकल्प है 0.34 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट, मतलब फिर 0.2 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट। तो भैया 0 वोल्टेज होता है मानक हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर। भैया अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको दिख रहा है, जो ये है क्या? कोई बताएगा ये है क्या? क्या है? आर्हेनियस समीकरण है, प्रूफ भी करवाया है। याद आया? कुछ नहीं याद आया? कोई दिक्कत ना। चलिए सूत्र कह रहा है के बराबर ए इंटू ई है कि पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। के लिए कथन कौन सा सत्य है? इसके लिए के साम्य स्थिरांक है। अगला कह रहा है आर रिडबर्ग नियतांक है। नेक्स्ट कह रहा है ए अधिशोषण गुणांक है। ठीक, और अगला कह रहा है ई ए सक्रियण ऊर्जा है। तो बबुआ आपका यही सही हो जाएगा, जो ई ए है ये सक्रियण ऊर्जा है। क्या है बबुआ? सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, आर क्या है? गैस स्थिरांक है, और उसके बाद टी क्या है? परम ताप है। के क्या है? तो भैया यहां पे वेग स्थिरांक को दर्शाता है। ठीक, याद रखना। ठीक, चलिए, और ये ताप गुणांक होता है। आई बात समझ में? ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब हैं भैया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया
के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर को निम्नलिखित में से किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, अर्थात निम्न प्रकार से कौन सा संबंधित है। तो भैया कह रहा कि माइनस का डी अपॉन डी टी ए और 1/2 डी अपॉन डी टी बी, ये पहला है। दूसरा माइनस का डी अपॉन डी टी ए 1/4 यहां पर डी अपॉन डी टी बी, या फिर कह रहा माइनस का डी बाई डी टी ए और ये डी बाई डी टी बी, या फिर माइनस का डी बाई डी टी ए और 4 डी बाई डी टी बी। अब देखिए पहले समझो, ए का कह रहा है ए के विघटन की दर, अगर ए में कमी होगी तो इसके विघटन की दर को माइनस का डी बाई डी टी लिखेंगे और ये ए, ठीक, ये कमी, एक कमी होता है। और बी क्या है, बी बन रहा है, बी के बनने की दर को हमेशा प्लस में लिखते हैं, हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो भैया ये प्लस में डी बाई डी टी और यहां पे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक। और ये दोनों बराबर होते हैं स्टाइकियोमिति, ठीक, स्टाइकियोमिति आपने पढ़ा है भैया, तो स्टाइकियोमिति के अनुसार ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, इस टाइप का कौन सा विकल्प है जरा देखते हैं। अब माइनस का डी बाई डी टी ए डी बाई डी टी बी, यही सही है बच्चों, यही सही है भैया, ठीक। आई बात समझ में। देखिए देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आपको हो सकता है परेशानी भी हो, वहां पर आप एग्जाम के टाइम में ऐसे करेंगे यार पता नहीं कहाँ, ये तो पढ़ा ही नहीं, बट आसान है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, स्क्रीनशॉट पहले कर लो। हो गया, एक बार बता देना भाई क्वालिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं, हमारे चेहरे की क्वालिटी क्या है। हाँ, चेहरे की क्वालिटी तो सही समझ में आ रही है। चलिए भैया हो गया बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। अब तो भाई बहुविकल्पी प्रश्न का निपटारा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सारे क्वेश्चन इसमें अब 2-2 नंबर वाले होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपका बहुविकल्पी अकेले 1 नंबर का होता है, बाकी 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं है, डायरेक्टली 2 नंबर वाला, सारे क्वेश्चन ये 2 नंबर वाले होंगे। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना, भाई जगह तो है नहीं कर देते, एनिलीन या बेंजीन एमीन की अनुनादी संरचना, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है भैया, कमी होता है, वृद्धि होता है, वो संरचना जो बताया था, ठीक। दूसरा अभिक्रिया के वेग पर कह रहा है कि ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई देखिए अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का प्रभाव पूछ रहा है, तो भैया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है भैया सांद्रता, दूसरा क्या है, सांद्रता। तो भैया सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, तो सांद्रता बढ़ाने पर भी वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, याद रखना, ठीक है, हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट इसको थोड़ा हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए और इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा है। अगर बात कर ले भैया तो ये पूरा का पूरा प्लस में हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में। अब इसमें कह रहा है कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जैसे देखिए क्या है K4, उसके बाद भैया है Fe और CN6 है, इसमें निकालना है। तो देखिए बच्चों आगे 4 लाएंगे, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, प्लस करेंगे बबुआ, Fe पूछ रहा है X मानेंगे प्लस का, उसके बाद भाई 6 आगे लाएंगे, Cn का -1 होता है बराबर 0। अगर यहाँ पे कोई आयन होता तो भाई हम ये बराबर में वो रख देते हैं। अब ये हो जाएगा भैया 4 और प्लस का ये x -6 बराबर 0। तो भैया ये हो जाएगा x, भाई 4 में से ये 6 घटाएंगे तो माइनस का 2, तो x -2 बराबर 0। तो यहां से भैया x बराबर प्लस का 2, क्योंकि हमेशा ये संख्या के मतलब ये प्लस और माइनस के साथ चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितनी हो जाएगी, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि ये सब छोटे वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बबुआ। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। देखिए गैल्वेनिक सेल में अगर हम बात कर ले तो भैया लवण सेतु की जरूरत होती है, लवण सेतु, बट इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की जरूरत नहीं होती। इसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें स्वतः ऑक्सीड मतलब स्वतः क्या होता है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें स्वतः यानी अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें क्या होगा भैया कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक। और जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें भैया किसी बाह्य स्रोत की जरूरत नहीं होती है, ठीक, यानी कोई भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। बट इसमें होता है भैया कि बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक है, बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कुछ आप अंतर लिख देंगे, 2 से 3 अंतर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 में चले आएंगे। अब 3 में बच्चों सारे क्वेश्चन भैया 3 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर का, 3, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर वाला अब हो जाएगा। कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल बोले तो एथिल अल्कोहल तथा 54 ग्राम जल में मतलब 54 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब इतने एथेनॉल को इतने में घोल दिया गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश के लिए भैया या मोल प्रभाज, देखिए इसको कैसे निकालते हैं, चलिए 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। देखिए भाई हम दोनों की तरफ लिख लेते हैं, इधर है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इधर है भैया H2O, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें इसका भार कितना है, तो इसका भार है, 1 मिनट यहां से थोड़ा समझेंगे, C2H5OH है और यहां पे क्या है, जल है, तो यहां पे H2O है। तो भैया इसका भार कितना है, तो इसका भार 46 ग्राम। इसका भार कितना है, तो भैया इसका भार कितना है, कितना है, तो इसको भाई विलायक का भार, देखिए ये इसका भार कितना है, 1 मिनट देखते हैं कहां है, 54 ग्राम है, 54 ग्राम, ठीक, ये 46 ग्राम, इसका 54 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होगा, तो भैया देखिए 2 आगे कार्बन का 12 भैया, 5 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूना 24 हो गए, ठीक है। और ये 5 एकम 5 1 6, 24 6 30 और 30 10 40 6 46, तो 46 ही इसका अणुभार होगा। और जल का 18 अणुभार होता है, जल का कितना होता है 18, क्योंकि भैया फार्मूला क्या होता है H2O, 2 आगे लाएंगे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, तो 16 2 18। अब इसका मोल अंश निकाल लेंगे, तो हम मान लेते हैं इस वाले को A घटक मान लेते हैं, इस वाले को B, तो यहां पे समझो Na निकालेंगे, तो इसका भाई मोलों की संख्या भार बटे अणुभार यानी 46 बटे 46, तो Na यानी एथिल अल्कोहल वाला कितना मोल आ गया, 1 मोल, कट गया। इसी तरह से जल वाला निकाल लेंगे, भार बटे अणुभार यानी 54 बटे 18, तो 18 3 54, तो NB बराबर कितना, ठीक 3 हो गया। अब भाई इसका निकाल लेते हैं एथेनॉल का मोल अंश, तो इसको काई A या X A कुछ भी मान लीजिए। तो यहां पे जिसका पूछा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों के मोलों की संख्या, यानी इसका आ गया भैया, इसका कितना आ गया 1/4। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, इसी तरह से यानी B के मोलों की संख्या, तो यहां पे मतलब कह रहे हैं मोलों की संख्या यानी मोल अंश या मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज इसका, तो भाई B के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों का योग, ठीक है। तो यहां पर इसका मोल प्रभाज कितना आ जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से दोनों के मोल अंश कह लें या कह लें बच्चों मोल प्रभाज निकल आएंगे इजिली। आई बात समझ में, चलिए समझ में आया ना बबुआ। तो ये क्वेश्चन देखिए ज्यादा पूछा जाता है इसलिए बता दिया भाई, बाकी सब तो करवाया ही है। आगे कह रहा है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार है वो 53 है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद हो तो जैसे भाई मोललता मोलरता उसी तरह नॉर्मलता, जैसे मोललता में होता क्या है, तो भार बटे क्या होता है भैया, अणुभार गुणे विलयन का आयतन, और यहाँ पे
आपका कितना हो जाएगा 1000। ठीक, तो इसी पे लगाते हैं। ठीक, ये ml में रहेगा तभी जाकर के 1000 होता है। तो नॉर्मलता में भैया आपका ये कैपिटल में n हो जाएगा, यहां पे भार रहेगा, भार इतना दिया है, नीचे अणुभार यानी वही तुल्यांकी भार, तो भैया तुल्यांकी भार ये दिया है, और वैलोम आयतन कितना दिया है बच्चों, ये दिया है। तो आप डायरेक्टली मतलब इसी फार्मूले की मदद से मतलब यहां पर केवल नॉर्मलता हो जाता है। ठीक है, बस। और यहां पे क्या हो जाएगा, अब जो ये अणुभार है यहां पर तुल्यांकी भार हो जाता है। बाकी इसी फार्मूले पर आप आराम से क्या है इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया कि फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख करना है। तो फिनॉल के अनुप्रयोग भैया एक तो होता है रेशम उद्योग में, रेशम उद्योग में होता है भैया। दूसरा बात कर ले भैया औषधि बनाने में भी होता है। ठीक, तीसरा अगर हम बात कर ले तो ये तीसरा जैसे मतलब बहुत सारे अन्य मतलब क्या कहते हैं मतलब बहुत सारे अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कीटनाशी के रूप में भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है कि हार्मोन्स मतलब हमारे शरीर में हार्मोन्स की क्या भूमिका है। देखिए हार्मोन्स क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया था बबुआ। ठीक है, याद है हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स में बताया था कि अंतःस्रावी यानी शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित ये पदार्थ होते हैं। यानी ये बाहर से शरीर को नहीं मतलब शरीर में बाहर से ये नहीं आते हैं, ये शरीर के अंदर ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। और ये इनका काम क्या है कि शरीर की जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करना। यानी ये करते क्या है कि जैसे ही भाई इनकी जरूरत होती है ये तुरंत निकलेंगे और जहां पर मतलब लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं और काम करने के बाद फिर से नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स ऐसे ही होता है, जैसे भाई किसी को गुस्सा आ जाता है तो हार्मोन्स के कारण, किसी को प्रेम बहुत ज्यादा आ रहा है किसी के ऊपर, हार्मोन्स के कारण, ये सारी चीज, पसीना हो रहा है हार्मोन्स के कारण। तो ये सारी चीजें हार्मोन्स के कारण, अगर ये एक बार जैसे हमने बताया ना जहां पहुंचेंगे अपना काम संपन्न होने के बाद खत्म हो जाते हैं। नहीं तो पता चले कोई गुस्सा हो जाता, पता चले 5-10 साल गुस्सा ही रहता है ना, तो ऐसा होता। तो ये हार्मोन्स होते हैं। समझ में आया कि हार्मोन्स क्या है, इनकी भूमिका भैया। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब भैया यहां से सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले बन जाते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर वाले होते हैं, शायद यही 4 है या 3 है, हाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, बट हाँ हमारे ख्याल से ये 4 ही है, क्योंकि लघु उत्तरी में एक 3 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का आता है। ठीक, तो कह रहा है कि 4 के काम में है रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी। देखिए रोजेनमुंड अपचयन की बात कर ले भैया, तो ये अभिक्रिया बताया है आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। जैसे ही कोई जैसे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड को हम क्या करते हैं H2 से क्रिया करा देते हैं, अपचयन करते हैं भैया। ठीक, इसका क्या करते हैं अपचयन, किसकी उपस्थिति में, जैसे PD यानी पैलेडियम या फिर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब इसका भैया अपचयन होता है तो क्या बन जाता है, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाता है, CH3 और उसके बाद C, यहां से एक H निकाल लो एक O, अब यहां H बचा और Cl बचा तो HCl। तो यही क्या हो जाता है, यही रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया होती है ना। बाकी आगे और कुछ दिया है, ठीक, इसको देख लेना कि भैया इसका इसके की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल समीकरण लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना है। तो भैया कोटि और आणविकता में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम अंतर समझाए थे, अगर याद हो। आणविकता और कोटि में अंतर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया था बबुआ, दोनों चीजें। ठीक, अब देखिए कोटि में बात कर लें तो ये घातों का योग होता है, का योग, घातों का योग ही कोटि है। आणविकता में क्या है, अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, आणविकता। ठीक, अणुओं की संख्या,
ये आणविकता होती है। दूसरी अगर हम बात कर ले भैया तो कोटि क्या है, तो यह भिन्नात्मक, ठीक। उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक जो भिन्नात्मक हो सकता है, यानी भिन्नात्मक ऋणात्मक, ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये क्या है, एक मिनट, ये पहला ही था, ठीक। इसमें क्या होता है कि यह एक पूर्णांक संख्या होती है, हमेशा भैया याद रखना, एक पूर्णांक संख्या ही होगी। उसके बाद अगर हम अगला बात कर ले भैया तो इसका मन मतलब ये अभिक्रिया की जो कोटि है यह शून्य हो सकता है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, याद रखना। बट इसको अगर बात करें भैया तो यह कभी शून्य नहीं हो सकता, अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी शून्य नहीं हो सकती। तो कोटि और आणविकता में अंतर, और सारे अंतर हैं बट इतना याद रखना आप, ठीक। ये चीज समझ में आया। उसके बाद एक आपका आगे दिया है कि अभिक्रिया H2 + Cl2, ये 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका वेग समीकरण, क्या हो जाएगा, तो भाई R बराबर ही या दर कह लें या वेग समीकरण K हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या है, H2 है, H2 लिख लिया, और Cl2 है, Cl2 लिख लिया। अब भाई शून्य कोटि के है तो कोटि शून्य हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, इसका वेग समीकरण हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चों, पेपर आपका इससे भी कहीं ना कहीं आसान ही मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन एकदम से लाजवाब होते हैं, बस ये आप पर निर्भर करता है कि भाई आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कहते ना कि भाई बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलने का मतलब ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि जाके हिमालय पर पढ़ो, अरे नहीं, घर से निकलने का मतलब कि भाई मेहनत करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भैया क्या है, अगला क्या है, कह रहा है कि सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा। देखिए भाई विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर ले, रो बराबर क्या होता है, फार्मूला RA/L, यही हो जाता है। परिभाषा जब कैसे लिखते हैं, अगर इसी में A बराबर हम मान ले 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे जो मानो, L बराबर 1 मीटर मान ले। परिभाषा देखिए कैसे बनेगा, किसी चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का, भाई जब इतना यहां पे एक एक रख देंगे तो रो बराबर केवल और केवल R बचेगा कि नहीं, जरा बताओ, रो बराबर केवल R बचेगा। तो किसी तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हो गई परिभाषा, बताया भी है भैया, ऐसा नहीं कि बताया नहीं बच्चों, ठीक। ये फार्मूला हो जाता है। अगला है चालकत्व की परिभाषा, लो ये ले लो कि भैया प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, रसगुल्लों, चालकत्व कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध के, तो भैया ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और ये चालकत्व हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अब देखिए आप बाकी क्वेश्चन अब जो हैं भाई सेकंड से अब ज्यादा मिलेंगे, सेकंड वाले बुक से, कि ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों हो जाता है। कारण वाले में देखिए बताया है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये सारे लेंदी वाले क्वेश्चन है भैया, अब तो थोड़ा लेंदी है, इसको केवल समझना ही पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लें कि ये कह रहा है कि 4 के काम में भाई ये 1 2 करके दिया है, ठीक, कि एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के बारे में बताना है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन आपको बताया भी था। नेक्स्ट है कि भैया एथेन एमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा मतलब X एथेन एमीन पर HCl की अभिक्रिया और Y एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं तनु HCl की 0 सेल्सियस पर अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक। ये सारी चीजें देखो, रिएक्शन वाले तो भैया आपके जो देखेंगे ब्रोमोबेंजीन, ठीक, आपका क्लोरोफार्म, जितने हैं सारे क्या होता है जब, वो तो भी नहीं लाए हैं, ठीक, पिछली बार लाए हैं, बाकी इस बार भी लाना है भाई। देखिए ये सारे जो आप पिछले रिएक्शन जितने बहुत मतलब रासायनिक गुण में बनाने की विधि में पढ़े होते हो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन में, उसी में तो क्या होता है जब वाला सब होता है। कह रहा डी तथा F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो भैया
इसको भी बताया है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। अगर हम बात कर लें डी ब्लॉक का तत्व, इसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। भाई क्या है कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश कर जाए, वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से एफ उपकोश में प्रवेश कर जाए, वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक, अगला है कि भैया डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आपको बताना है। तो भाई डी ब्लॉक के तत्व की बात कर लें तो ये डी ब्लॉक वाला क्या होता है? तो डी ब्लॉक का तत्व होता है भैया n-1 इंटू डी, ठीक, 1 से लेकर के ये 10 तक, उसके बाद ns 1 से 2 तक। ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा भैया ये आपके डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये डी ब्लॉक के तत्व का। अब है भैया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के जो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 का एफ 1 से लेकर के 14 तक, फिर n-1 इंटू डी, ये 0 से 1 तक, और उसके बाद भैया ns2 होता है। ठीक, ns2 होता है। ये हो जाएगा आपका एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो जाएगा भैया? एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो ये सब काम की चीजें हैं, ये बार बार मतलब रिपीट हुए हैं, तो इसलिए इनको भैया बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से समझ लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं भैया अगला प्रश्न। अब देखिए आगे आपका क्या होता है जब, क्या होता है जब वाले में। तो भाई क्या होता है जब, जैसे कह रहा कि क्या होता है जब, केवल समीकरण लिखना है। एक मिनट भाई, देखिए क्या होता है जब में भाई एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करना है, मतलब सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देना है। टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस के साथ कराई जाती है, और बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया कराई जाती है। तो इनका रासायनिक समीकरण आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। ये आपका एक और है 4 कि 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक, और बाकी का यहां पे अगला क्वेश्चन अगर देख लें भाई, अब बोला ना कि जितने क्वेश्चन है सारे के सारे लॉन्ग वाले होंगे, याद रखना। अब लॉन्ग वाले हों, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इसमें कि वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखना है। तो भाई राउल्ट का नियम लिखना है, और यहां पर एक दिया है 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दिया है, और 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम एल्कोहल मतलब ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है। तो जो एक फार्मूला होता है ना भैया, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर ये W/M होता है गुणे, तो ये क्या हो जाता है कैपिटल M अपान कैपिटल W। तो भाई बस इसी फार्मूले पर ये नोट मतलब आप लगा देना। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ये क्या है कि विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, तो भाई P0 दिया है, विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, तो 17.3 मतलब 535 दिया है, 17.535 दे दिया है। उसके बाद अगर देखें तो भैया W का मान, विलेय का भार कितना है, इतने ताप पर इतना ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज, तो 25 ग्राम विलेय है, और इसका अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का, तो भैया ग्लूकोज C6H12O6 होता है। तो इसका निकालेंगे कितना निकलेगा, ये 12×72 हो गया। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली। एक मिनट, ठीक क्या है काम ही नहीं कर रहा हाथ। देखिए
डायरेक्टली ये भाई हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 6, वही उस हो जाएगा 12, 12 छंग 72 और प्लस का मतलब 12, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 16 के 96, 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 7 16 1 17 1 18 यानी 180 होता है। ठीक है 180, तो 180 हो गया। उसके अलावा बात कर लें अब यहाँ पे भाई विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू क्या है 450 है, तो 450 विलायक का हो गया। और विलायक का अणुभार, विलायक है क्या तो भैया जल है ना, शुद्ध जल है विलायक का, तो भैया इसका अणुभार 18 होता है। यही मान रख करके अब यहाँ पे PS पूछ रहा है, ये इजिली आराम से निकल आएगा, इसी पे रख के बबुआ आप निकाल लेना। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं भैया। तो इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट करना हो कर लो, इसे कोई जरूरत नहीं है ना, हम तो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत स्क्रीनशॉट कर लिया। ठीक है पूरे साल स्क्रीनशॉट ही तो किया और क्या किया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिकों के संयोजकता आवरण सिद्धांत VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, याद करो वो दिन, ठीक दिया गया है। अथवा में क्या है, उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व दर्शाना है। अब खा में एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अथवा में भाई आपका देखिए नीचे क्या दिया है, विटामिन के बारे में। ठीक है तो यहां पर क्या है भैया, विटामिन के बारे में दिया है। आगे चलते हैं, अथवा में देखिए क्या दिया है बच्चों, अथवा में आपका दे दिया है भैया कि निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग का उल्लेख। अभी देखो विटामिन और विटामिन के भैया हमने बताया प्रकार, इसकी कमी से रोग, रासायनिक नाम, स्रोत, सब ट्रिक के माध्यम से समझाया था, अगर आपको याद हो, है ना। दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है। विटामिन ए का भैया अगर हम बात कर ले बच्चों, देखिए विटामिन ए के स्रोत की बात कर लें, स्रोत कौन कौन सा है, तो प्रमुख तो भैया गाजर ही है, जो प्रमुख है केवल वही लिखते हैं, बाकी तो सब में आप क्या कहते हैं अंडा, दूध, दुनिया भर का फल सब्जी सब में लिख सकते हो। बाकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक क्या होता है भैया, रतौंधी, रतौंधी हो जाएगा बबुआ। उसके बाद विटामिन सी के स्रोत की बात कर लें, सबसे प्रमुख स्रोत होता है इसका आंवला, कौन सा होता है, आंवला, ठीक, बाकी आंवला, नींबू, ये सारी चीजें आएंगी। भाई कमी से रोग की बात कर लें, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन यानी पायरिया वगैरह। ठीक, विटामिन डी भैया इसका स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत की बात कर लें नेचुरल में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नहीं तो वैसे बात कर ले भैया तो ये मांस भी होता है इसका, अंडा वगैरह। अब इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स, रिकेट्स बोले तो सूखा रोग, है ना, क्या भैया, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग। अब उसके बाद आ जाए विटामिन ई, विटामिन ई का स्रोत जो होता है सबसे प्रमुख स्रोत बीज, यानी जितने बीज वाले चीजें होते हैं, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं, काजू, बादाम, मूंगफली, उसके बाद क्या कह लें भैया, जैसे हो जाएगा जैसे मूंग हो गया, दलहन वाली चीजें सारी, ये विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, तो नपुंसकता, ठीक, यानी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, यह नपुंसकता। ठीक है, आगे है विटामिन के, विटामिन के की बात कर लें तो इसका जो स्रोत है वो हरे पत्तीदार सब्जी, ठीक, ये हरी पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये क्या है, प्रमुख स्रोत है। भैया कमी से कौन सा रोग, तो कमी से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना, ठीक, ये चीज, ये कमी से रोग, आई बात समझ में। और विटामिन एक छोड़ दिया है, विटामिन बी है, तो विटामिन बी क्या होता है भैया, बी में बात कर लें तो जैसे आपका हो जाएगा पनीर, दूध, अंडा वगैरह, और उसकी कमी से बेरी बेरी होता है जो लकवा रोग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विटामिन। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो एक बार कर सकते हैं। बाकी भैया आगे अगर आ जाते हैं, अब आपके देखिएगा 7वें में अगर देख लें, 7वें में अगर आप देख लें, आया ही नहीं, 7वें में अगर आप देख लें बच्चों क्या पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ये सारे 5 नंबर वाले हैं, इतना लंबा सा है, कौन पढ़े, है ना,
आप खुद पढ़िएगा। बोल रहे हैं ना कि कभी कभार ऐसा देता है कि आपको लगेगा कि बड़ा ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आसान होता ही नहीं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आसान से ज़्यादा मानसिकता लगेगा कि भैया बहुत ज़्यादा कठिन है, तब भी उलझेंगे। बस जैसे जैसे कह रहा वैसे पढ़ते जाना है, तभी ये क्वेश्चन में काम होता है। जैसे ये एक दिया गया है, अथवा में देखिए निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, तो बेंजोइक अम्ल से बेंजीन दिया है, थैलिक अम्ल से थैलिमाइड दिया है, बेंजेल्डिहाइड से एम नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, और उसके बाद यहाँ पे क्या है C6H5CHO यानी बेंजेल्डिहाइड ये भी है, से रजत दर्पण। फिर उसके बाद यहाँ पे खा में क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण, और निम्नलिखित के साथ क्रिया, ये क्रिया करवाए भी थी, ये ज्यादा पूछा जाता है और इसको करवाया भी था भैया, इसको करवाया भी था। अगर आपको याद हो कि भाई बेंजीन की मतलब फिनॉल की क्रिया आपको अगर याद हो तो हम सब करवाए थे भैया, इसमें तीनों ये करवाए थे। फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, पहला कह रहा है कि जिंक चूर्ण से, तो जिंक चूर्ण से जब भी कराते हैं तो क्या बन जाता है, आपका बेंजीन बन जाता है, और साथ में यहां से देखिए O निकल कर ये ZnO आ जाता है, यही बन जाता है। तो भाई बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड, और इसके साथ अगर क्रिया करवाए थे तो आपको ये भी याद होगा बच्चों, क्या होता है भाई OH की क्रिया जब सांद्र HNO3, देखिए तनु HNO3 से अलग कुछ बनता है, सांद्र से क्या बन जाएगा, ये अगर याद हो बताया था, क्या बताया था, NO2, ठीक NO2, और यहां पर NO2, तो ये OH, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या था 2, 4, 6, 3 बार है ट्राई। अब क्या है बच्चों NO2, तो नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, फिर बाकी बाद में बचा फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल, याद रखना, ठीक, पिक्रिक अम्ल ये हो जाता है, इसके साथ क्रिया करें। ब्रोमीन जल से भी कराया था, अगर आपको याद हो, ब्रोमीन जल से जब क्रिया हमने करवाया था भैया, तो ब्रोमीन जल से जब क्रिया करवाया था Br2 से क्या बना था, सेम यही, ठीक, सेम यही बन गया था भैया आपका, यहां पे Br, ये Br, और यहां पे भी Br, ये OH रहेगा, ठीक है, ये OH रहेगा, और साथ में प्लस करके और क्या बनेगा, देखिए यहां पे भैया ये 3 जगह से हाइड्रोजन निकला है H, और यहां पे Br लगा लेंगे, ठीक, 3HBr, अब 3 हो गया है, तो भाई 3 Br यहां है, 3 यहां है, 6 है, तो आगे 3 यहां लगा देंगे, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 2 4 6 पोजीशन पे है, 3 बार है तो ट्राई हो गया, और उसके बाद ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो गया, बाकी फिनॉल, ठीक, फिनॉल ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो ये हो जाता है। देखिए हमने बोला ना कि भाई वहां पे इतना सब कुछ आसान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ अथवा में करके लॉन्ग वाला जो रहता है, यानी 4 क्वेश्चन 5 चौके 20, ये 20 नंबर वाले ना अथवा में रहते हैं, और कहीं ना कहीं भैया एक टफ होगा, एक डिफिकल्ट होगा, दूसरा आसान जरूर होगा, डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो भैया स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी फिर से कोई 1-2 घंटे की बच्चों जब वीडियो लाएंगे, 1.5-2 घंटे की, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे सब निपटा देंगे, डोंट वरी, ठीक। और बाकी भैया अथवा में देख सकते हैं कि टिप्पणी लिखना है, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, चित्र की आवश्यकता नहीं है, और सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, या फिर एथेनॉल के अनुप्रयोग, ठीक, मतलब ये। तो आप देख सकते हैं ये टोटली आपका क्या है भैया, क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक। इस तरह से भैया आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग अब भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे, यानी जो बचे हुए टाइम है उन क्या है दिनों को, जो भी दिन बचे हैं उन दिनों को अच्छे से भुनाना है, मौके को छोड़ना नहीं है, ठीक, नहीं बाद में रोना रोने से कोई मतलब रह नहीं जाएगा, अभी जो समय है उसको मत गवाओ, यही कहेंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।